हेलो दोस्तों, हम 9th क्लास की एनसीईआरटी जो कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके जिसमें हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम सबसे हमारी जो इम्पोर्टेंट रिवर थी, जो कि सिंधु नदी तंत्र था उसके बारे में पढ़ा और उसके जो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स थी या फिर उसकी जो सहायक नदियाँ थी या फिर जो ट्रिब्यूटरीज़ थी उसके बारे में हमने कल पढ़ा था और साथ ही में जो अपवाह तंत्र की कुछ शब्दावलियाँ भी हैं, जिनसे कि कई कई प्रकार के जो लैंड्स उनका निर्माण होता है या कई प्रकार के जो एक मतलब स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण होता है, तो उसके बारे में भी हमने कल उस वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी और जो नॉर्थ इंडिया में स्थित जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके पूरे नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो इम्पोर्टेंट या फिर जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे और साथ ही में हम शुरुआत करते हैं जिसकी कि फर्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें हम उसके उद्गम के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कैलाश पर्वत श्रेणी जो कि तिब्बत में स्थित है, उसमें स्थित एक मानसरोवर झील में स्थित है कि येमायुंगडुंग या फिर जेमडुंग या फिर चेनयांगडुंग, इसके बहुत प्रकार के एक प्रकार से प्रोनाउंसिएशन है उनके जो ये ग्लेशियर है ये येमायुंगडुंग, उससे ये प्रवाहित होती है, जिसको तिब्बत तिब्बत में के या फिर यारलुंग नाम से भी इसको जाना जाता है और साथ ही में इसको एक प्रकार से यारलुंग सांगपो भी एक प्रकार से तिब्बत में इसको बोला जाता है। इसके अलग अलग नाम है, इसके अलग अलग नेम्स हैं इसके। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र नेम हमारे जो इंडिया में प्रवेश करने के बाद में इसका नाम होता है, जबकि उससे पहले इसको यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। इसमें हम बात करते हैं कि जो दक्षिण तिब्बत के शुष्क एवं समतल मैदान लगभग 1200 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो कि सिर्फ तिब्बत में इसकी 1200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तिब्बत में इस नदी को एक प्रकार से सांगपो नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सोदक या फिर शेरनी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मध्य हिमालय में नामचा बारवा के निकट, जिसकी लगभग अगर हम माने तो नामचा बारवा एक माउंटेन है या फिर एक माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट लगभग 7,755 मीटर है, जिसके निकट सदिया से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर ये एक गोर्ज का निर्माण करती है। साथ ही में अगर हम एक पास की बात करें या फिर एक प्रकार से वहाँ पे जो एक दर्रा है उसकी अगर हम बात करें, तो उसका नाम है युंगडुंग, एक पास है जहाँ से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसके अगर हम बात करें इसके उपनाम की या फिर इसके अदर्स जो नाम है, जिसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे दिहांग इसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र इसे असम में कहा जाता है, सिसिंग या दिसिंग इसे हिमालयन गिरिपाद में कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है और फिर पद्मा नाम से, जो ये गंगा से जब मिल जाती है तो उसके बाद में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। और लास्ट में अगर हम बात करें जिसको मेघना नाम से जाना जाता है, जब इसमें बराक रिवर इसमें मिल जाती है, उसके बाद में इसको मेघना नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है उसकी अगर हम बात करें, तो इसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो भी इसमें सहायता करती हैं। और अगर हम बात करें इसकी मेनली अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर जो दाईं तरफ से आने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, इसलिए वो नित्य प्रवाही नदियाँ हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है। अगर हम बात करें उसकी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये जो चिटगांव बांग्लादेश में, वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से उसके बीच में से गुजरती है और जो एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ये असम घाटी है, उसमें लगभग 750 किलोमीटर ये लंबा तक बहती है और इसकी चौड़ाई भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 8-8 10-10 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई भी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली जो असम में स्थित है, वो इसी नदी नदी के अंदर स्थित है। उसी के साथ जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मावलिन ये नोग जो मेघालय में स्थित है, और भारत की सबसे स्वच्छ नदी उमनगोट ये भी मेघालय में ही स्थित है, जो भी इसी नदी की सहायक नदियां हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके दाईं ओर से मिलने वाली जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जिसके बारे में क्योंकि ये ही रिवर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहली नदी, वो है सुबनसिरी नदी, जो कि भूटान जो हिमालय है जो तिब्बत में स्थित है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका भाव क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश फिर असम जो लखीमपुर के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जो असम के लखीमपुर के पास ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उसके बाद दाईं ओर से मिलने वाली यह पहली नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित होती है, यह पहली नदी है दाईं ओर से मिलने वाली, और इसकी लंबाई लगभग 442 किलोमीटर है और यह भारत व भूटान की सीमा भी बनाती है।
इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जिसको मानस नदी कहते हैं, जो कि डोक्या रेंज भूटान से इसका उद्गम स्थित है। इसकी टोटल लंबाई 376 किलोमीटर है और असम में ये मानस एक प्रकार से उद्यान भी है जो इसके किनारे पर स्थित है, या फिर ये उसके बीच से गुजरती है, और तो इसको एक प्रकार से वो हमारा एक नेशनल पार्क भी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि असम में बारपेटा स्थान के निकट ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। जिसके बाद हम थर्ड रिवर की बात करते हैं, वो है संकोस, जिसमें है कि जैसे दक्षिण हिमालय जो तिब्बत का एक हिस्सा है, वहाँ से इसका उद्गम स्थित है और इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, फिर भूटान और फिर असम के अंदर आके ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और उसके बाद इसकी लंबाई की बात करें तो वो लगभग 320 किलोमीटर है। जिसके बाद हम बात करते हैं एक नेक्स्ट रिवर की, जो कि है तीस्ता रिवर। इसका उद्गम स्थान अगर हम बात करें तो वो है नीतामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 309 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, जो सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तरी बांग्लादेश के एक रंगपुर जिले के पास जमुना या फिर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि ये उत्तरी बांग्लादेश की जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिक्किम में जलेपला पास है जो दर्रा है, उसको भी ये रिवर ही बनाती है। इसके बाद हम बात करें जो तिस्ता नदी जल विवाद हो पश्चिम बंगाल में है, जो तिस्ता नदी का जल विवाद हो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत ही पुराना एक प्रकार से जल विवाद है। उसके बाद हम बात करें जो अन्य इसकी जो दाईं तरफ से सहायक नदी है वो कमेंग नदी भी है, और साथ में जैसे अदर रिवर्स भी हैं जैसे रेडाक, जलढाका और अदर जैसे रिंगेट वगैरह, तो ऐसी और भी इसके दाईं तरफ से आने वाली इंपॉर्टेंट रिवर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, जिसमें हम फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है धनसिरी रिवर। जिसके हम अगर उद्गम स्थान की बात करते हैं तो वो है लेसांग पर्वत, जो कि नागालैंड में स्थित है। और ये इसका बहाव क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड से असम जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और इसकी लंबाई लगभग 352 किलोमीटर है। और धनसिरी के तट पर नागालैंड का दीमापुर शहर भी स्थित है। उसके बाद हम सेकंड जो रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है, उसको बराक नदी, जिसका उद्गम स्थान मणिपुर की पहाड़ियों से है, जो मणिपुर में स्थित है। उसकी कुल लंबाई लगभग 264 किलोमीटर है। और जो बाईं ओर से मिलने वाली है अंतिम नदी है, और उसी के साथ साथ ये इसका अगर भाव क्षेत्र की बात करें तो वो मणिपुर और फिर बांग्लादेश में आके ये ब्रह्मपुत्र या फिर जो मेघना नाम से जहाँ पे जाना जाता है वहाँ पे ये इसमें मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, लाइक जैसे लोहित रिवर, बूढ़ी दिहिंग, कोपिला, तो ये अलग अदर अदर रिवर्स भी हैं जो कि इनकी बाईं तरफ से इसमें मिलती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात कर चुके हैं जिसमें कि ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की काफ़ी ज़्यादा सहायक नदियाँ भी हैं, और साथ ही में बहुत सी अगर हम बात करें जिसकी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो केवल हिमालयन माउंटेन से ही निकल के इसमें आके मिलती हैं या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इस वजह से जो हिमालयन माउंटेन है उसमें ग्लेशियर से निकलने के कारण जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी ग्लेशियर से निकलने के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। और साथ ही में इसमें काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से इसकी इसमें अगर देखा जाए तो जो फ्लड का समय होता है या फिर जो बारिश का समय होता है तब ये असम और अदर जो स्टेट्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट या फिर नॉर्थ इंडिया की जो सबसे लास्ट या फिर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा नदी तंत्र, जो कि हमारे पूरे भारत को एक प्रकार से की जीवन रेखा के रूप में जिसे जाना जाता है। और उसके किनारे पर हमारे बहुत से एक प्रकार से देखे जो हमारे धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। तो जिसमें जैसे कि हम बात कर सकते हैं बद्रीनाथ की, हमारे जो एक प्रकार से जो केदारनाथ हैं, और अगर हम बात करें जो हरिद्वार है जो एक प्रकार से हिंदुओं का काफ़ी पवित्र स्थल है, साथ में प्रयागराज और अदर जैसे बहुत से जो एक प्रकार से धार्मिक स्थल है वो भी इसी नदी के तट पर स्थित है। इस वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं कि गंगा नदी तंत्र की, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स है जैसे कि बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में एक स्थित है सतोपत ग्लेशियर, वहाँ से शुरुआत होती है अलकनंदा नदी की। अगर अलकनंदा नदी की शुरुआत होती है तो उसके बाद में वो शुरुआत होने के बाद में उसमें एक जो उसकी लेफ्ट बैंक से आके एक जो ट्रिब्यूटरीज या फिर एक जो उसकी सहायक नदी मिलती है वो है धौलीगंगा, जो कि वहाँ पे आके जब अलकनंदा और धौलीगंगा एक जगह मिलती हैं तब वहाँ पे निर्माण होता है विष्णु प्रयाग का। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो आगे चलने के बाद में उसमें एक नंदाकिनी रिवर आके मिलती है जो भी बाईं बाईं तरफ से ही आती है, और वहाँ पे निर्माण होता है नंद प्रयाग का। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उसमें ही उसी अलकनंदा रिवर में ही एक नेक्स्ट बाईं तरफ से आने वाली एक ट्रिब्यूटरी है वो है पिंडर गंगा, वहाँ पे अब मिलके ये एक प्रकार से निर्माण करते हैं करण प्रयाग का। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो बद्रीनाथ से साथ में ही स्थित है एक और माउंटेन या फिर एक माउंटेन पीक है जिसको नाम से जानते हैं केदारनाथ, जिसके बारे में हमें ये एक प्रकार से एक धार्मिक स्थल भी हैं दोनों के दोनों, जिसमें कि वहाँ पे एक है
चौड़ीपत ग्लेशियर स्थित है, जहाँ पे कि एक रिवर मंदाकिनी रिवर वहाँ से प्रवाहित होती है। जो मंदाकिनी रिवर और जो अलकनंदा रिवर वो जहाँ पे आके मिलते हैं, वहाँ पे एक नए प्रयाग का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं हम रुद्र प्रयाग। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो केदारनाथ उसी के साथ में एक और जो माउंटेन है वो स्थित है, जिसको हम बोलते हैं गोमुख। गोमुख जो माउंटेन है उसमें स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से एक रिवर प्रवाहित होती है, वो होती है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर जब अलकनंदा और भागीरथी एक जगह मिलते हैं, तो वहाँ पे वो निर्माण करते हैं देवप्रयाग का, और वहाँ से इस रिवर का नाम पड़ता है गंगा। इसके बाद हम बात करते हैं गोमुख के साथ ही स्थित एक और माउंटेन, जो कि नाम है उसका बंदर पूंछ, जहाँ पे स्थित है एक यमुनोत्री ग्लेशियर। वहाँ से रिवर स्टार्ट होती है एक यमुना, और यमुना रिवर के बारे में हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और ये यमुना रिवर आगे आके गंगा नदी में मिलती है, और वहाँ पे निर्माण करती है जो मतलब एक प्रकार से सबसे बड़ा प्रयाग है, या फिर एक प्रकार से जिसे प्रयागों का राजा कहा जाता है, वहाँ से ये प्रवाहित होती है, वहाँ पे ये एक दूसरे में आके मिलती हैं, उसे बोलते हैं प्रयागराज। ये हमने बात की कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम किस प्रकार से होता है, या फिर किन किन ग्लेशियर से मिलके गंगा नदी बनती है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि गंगा नदी के क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसकी हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली ये नदी है, जिसमें गंगा की केवल अगर बात करें तो वो लगभग भारत के एक 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को वो एक प्रकार से कवर करती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में इसकी लंबाई जो 110 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, बिहार में इसकी लगभग 445 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई जो लगभग 520 किलोमीटर है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों से को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, और हरिद्वार में ही अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा हमारे जो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हमारे धार्मिक स्थल वहाँ पे स्थित है। अगर हम बात करें गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, अगर बाईं तरफ से, क्योंकि अगर हम बात करें जो गंगा का मुहाना है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो बाईं तरफ से आने वाली नदियाँ इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, क्योंकि वो सभी रिवर्स एक प्रकार से हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से निकलने के कारण उनमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो लगभग सदा प्रवाही नदियाँ हैं, वो सदैव हमेशा चलती रहती हैं। जिसके बारे में बात करते हैं कि जो फर्स्ट अगर अब उसकी रिवर है तो वो है रामगंगा, जो सबसे पहले इसमें प्रवेश मिलती है। इसका अगर हम उद्गम स्थान की बात करते हैं, वो गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ी जो कि कुमायूं, जो कि उत्तराखंड में स्थित एक जगह है, वहाँ से निकलती है। जिसके बाद हम बात करते हैं इसका बहाव क्षेत्र, जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से के कन्नौज में गंगा में ये विलय हो जाती है। जिसके बाद में बात करें नजीबाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में के निकट ये मैदान में प्रवेश करती है, और इसमें ये जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो उत्तराखंड में स्थित है, इसके अंदर भी यही रिवर रामगंगा रिवर ही बहती है। जिसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश के बिजनौर व कन्नौज जिलों में भी यह रिवर बहती है। जिसके बाद हम सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर जो कि बाएं तरफ से मिलने वाली रिवर है, वो है गोमती रिवर, जो कि पीलीभीत की पहाड़ियाँ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। और उत्तराखंड की राजधानी लखनऊ भी इसी के तट के ऊपर स्थित है, और नैमिषारण्य ऋषि का स्थान भी इसी नदी के तट पर स्थित है, और साथ में गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश के पास गंगा में ये मिलन हो जाते हैं। और इसकी एक अगर हम सहायक नदी की बात करें तो साई इसकी एक सहायक नदी भी है, जो गोमती रिवर है उसकी सहायक नदी का नाम साई नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं जो घाघरा रिवर है, जो नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट रिवर है घाघरा रिवर, ये काफ़ी बड़ी रिवर है, जिसमें कि जैसे कि मापसा तुंग, जिसका अगर हम उद्गम स्थान की बात करें जैसे मापसा तुंग या मापचा चुंगो हिमानी जो ग्लेशियर है जो नेपाल में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके उपनाम की, तो उपनाम इसका कसाई जो नेपाल में इसे कसाली नाम से जाना जाता है। और इसके बहाव क्षेत्र की बात करते हैं, वो है उत्तर प्रदेश, फिर नेपाल से फिर उत्तर प्रदेश से बिहार के छपरा के पास ये गंगा में विलीन हो जाती है। अगर हम बात करते हैं जो घाघरा रिवर है उसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर जो सहायक नदियाँ उनकी, जिसमें कि हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है टीला नदी, फिर उसके बाद में भेरी नदी और राप्ती नदी। ये नदियाँ जो बाईं तरफ से मिलने वाली इसमें, या घाघरा नदी में मिलने वाली बाईं तरफ से मिलने वाली, ये तीनों नदियाँ हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसकी दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं, वो फर्स्ट रिवर है सेती नदी, और सेकेंड रिवर है सरयू नदी के नाम से जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट रिवर गंडक नदी के बारे में बात करते हैं, जिसका उद्गम स्थान नूबियन ग्लेशियर नेपाल में स्थित है, और इसके उपनाम सालिग्रामी या सालिग्राम जो एक प्रकार से जो सालिग्राम जी अगर हम देखें तो एक देवता हैं, जो जिनको हम एक प्रकार से काले पत्थर होते हैं जो ब्लैक स्टोन्स होते हैं उनको जाना जाता है। तो उनकी आकृति भी एक प्रकार से इस नदी के प्रवाह की वजह से काफ़ी अच्छी प्रकार की बन जाती है। इस कारण एक प्रकार से इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है, और यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से ये रिवर निकलती है। जिसके बाद में गंडक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, जिसे नारायणी नाम से भी जाना जाता है। साथ में हम बात करते हैं जो बिहार के चंपारण जिले के
वहाँ पे ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा में विलीन हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट रिवर कोसी नदी, जिसका अगर उद्गम स्थान की बात करते हैं वो गोसाई थान की चोटी जो कि नेपाल, जो कि एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, तथा जहाँ इसका मुख्य धारा एक प्रकार से अरुण, या फिर नेपाल में इसको एक प्रकार से अरुण नाम से जाना जाता है, और इसको एक प्रकार से इसका अगर उपनाम की बात करते हैं इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जब फ्लड आती है, फिर जब बरसात का समय होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की मात्रा होती है और इस वजह से बिहार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। जिसके बाद हम बात करते हैं जो भागलपुर है, जो बिहार के पास में गाँव में, इस बिहार के पास भागलपुर एक जगह है, वहाँ पे ये गंगा में विलीन हो जाती है। जिसके बाद हम बात गंगा में सर्वाधिक अवसाद यही नदी लेके आती है, और साथ में जो इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं वो है पश्चिम में सोन, कोसी, और पूर्व में तुमुर कोसी नाम से इसकी रिवर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ नदी की, या फिर जो नेक्स्ट नदी है जिसको हम महानंदा नाम से जानते हैं, जिसके उद्गम स्थान के रूप में राजमहल की पहाड़ियाँ जो बिहार में स्थित है वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, और उसका बहाव की बात करें तो वो बिहार से स्टार्ट होकर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश में जाके जो गंगा नदी है उसमें मिल जाती है, और जमुना में विलय ये नवाबगंज बांग्लादेश में होती है, जहाँ पे लंबाई की अगर इसकी बात करें तो वो 360 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली ये अंतिम नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं सरयू नदी, जिसका अगर उद्गम स्थान, क्योंकि सरयू नदी के बारे में हम पहले पढ़े हैं, जो कि घाघरा नदी की इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में, जैसे कि जो सरयू नदी है वो कुमायूं हिमालय है, उसके मिलाम हिमनद से ये जो नेपाल में स्थित है वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, और इसके अगर हम उपनाम की बात करें तो शारदा या गौरी गंगा नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बहाव की, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसके बहाव या इसका बहाव, इसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है, और ये भारत और नेपाल की सीमा बनाता है, और साथ ही में इसे काली या चाइक नदी के नाम से भी जाना जाता है, और सरयू नदी के तट पर ही अयोध्या शहर बसा हुआ है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से धार्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी है। जिसके बाद हम बात करते हैं गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिनमें कि हम सबसे इम्पोर्टेंट रिवर, जो कि एक प्रकार से जो गंगा में आके सबसे पहले मिलती है वो है यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालय के बंदरपुर श्रेणी से निकलती है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये गंगा के समानांतर बहती है, और इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है, और अगर इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो वो उत्तराखंड से स्टार्ट हो गए यूपी या फिर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में हरियाणा में, दिल्ली में, और फिर से ये उत्तर प्रदेश में आके गंगा में मिल जाती है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि प्रयागराज में गंगा से ये प्रयागराज में ही जो, या जिसे प्रयाग या फिर प्रयागों का राजा कहा जाता है, वहीं पे ये गंगा में आके इसका संगम होता है। जिसके बाद में बात करते हैं कि यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, और ये इसके तट पर स्थित शहर हैं जैसे कि दिल्ली, मथुरा, काफ़ी ज़्यादा जो शहर स्थित है। और अगर हम बात करें जो दिल्ली है तो वहाँ पे अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण भी है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है इस समय। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये यमुना है इसकी सहायक नदियाँ, जिनमें कि दाईं ओर से आने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन, और बाईं ओर से आने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट नदी, या फिर जो यमुना है उसकी सबसे बड़ी या सबसे इम्पोर्टेंट नदी वो है चंबल, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसका अगर हम बात करें जो उसके उद्गम स्थान की, तो उद्गम स्थान इसका जनापावी पहाड़ी जो कि महू, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित एक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, जिसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है, और इसके अलग अलग उपनाम भी हैं, जैसे को चरमण्यवती है, राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, तो बहाव क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश से शुरुआत होकर ये राजस्थान, और राजस्थान से ये फिर से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इटावा के निकट ये यमुना में मिल जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है, और इस नदी पर 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें कि एक मध्य प्रदेश में स्थित एक बांध है जो कि गांधी सागर नाम से जाना जाता है, और बाकी जो 3 बांध हैं वो राजस्थान में स्थित हैं, जिनमें कि एक बांध है राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़ में स्थित है, कोटा बैराज जो कि कोटा में स्थित है, और जवाहर सागर वो भी कोटा में ही स्थित है। और जो अलग अलग इनके ऊपर एक प्रकार से हाइडल एनर्जी या फिर जो जल विद्युत परियोजना भी इनके ऊपर चल रही है। इसके बाद हम बात करें जो चंबल नदी है वो उत्काद भूमि के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्डी या चंबल रेवाइन या फिर चंबल बीहड़ के रूप में भी जिसे जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर, जिसको सिंध नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान मालवा का पठार है जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है।
इसके अगर बहाव क्षेत्र की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका बहाव क्षेत्र स्थित है, क्योंकि मध्य प्रदेश से स्टार्ट हो गई है, उत्तर प्रदेश में जाके यमुना में मिल जाती है। और बुंदेलखंड यूपी के निकट ये यमुना के साथ संगम करती है। जिसके बाद हम बात करते हैं बेतवा रिवर, जो कि इसका उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और साथ ही में इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है, और इसका बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही यह यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं केन रिवर की। केन रिवर लगभग इसका उद्गम स्थान हम बात करें तो वो है कैमूर की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और लंबाई इसकी लगभग 427 किलोमीटर है। इसके बहाव क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका बहाव क्षेत्र स्थित है, और उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर के निकट ये यमुना में संगम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये गंगा नदी है, उसकी और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स, जैसे कि कर्मनासा नदी, जो कि जिसका अगर हम बात करें, जिसका उद्गम स्थान कैमूर श्रेणी, जो उत्तर प्रदेश से स्थित है, और इसका बहाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में है, और ये पटना के पास गंगा नदी में इसका संगम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और काफी इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि गंगा नदी उसकी दाईं तरफ से आने वाली है, फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में से आती है, वो है सोन नदी, जिसका अगर हम बात करें उद्गम स्थान की तो वो है अमरकंटक की पहाड़ियां, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से इसका उद्गम होता है, और इसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। और इसके अगर हम बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से निकलकर ये बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि अगर हम बात करें इसके संगम की, वो सोनपुर या फिर आरा, जो बिहार में स्थित है, उसके पास गंगा में सम्मिलित होती है, फिर गंगा के साथ संगम करती है। इसकी हम बात करें तो भारत का दूसरे सबसे लंबा पुल, रेलवे पुल, जो कि महात्मा गांधी पुल के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी नदी के ऊपर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं दामोदर नदी, जो इसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है, जो कि झारखंड में स्थित एक पठार है या फिर एक प्लेट्यू है, और ये दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है या अंतिम सहायक नदी है। यह नदी ढाल पर बहती है तो सीढ़ी नुमा जल प्रपात बनाती है, और जिन्हें सोपानी जलप्रपात या ट्रेस्ट या शिल्पिकाएं भी कहते हैं। और साथ में दामोदर नदी भारत में सर्वाधिक शिल्पिकाएं बनाती है, या फिर जो सीढ़ी नुमा जलप्रपात है वो बनाती है। और अगर हम बात करें जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत, तो इसके ऊपर कुल 8 बांध बनाए गए हैं, और भारत की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना भी है। और साथ ही में इसको बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम बात करें, जो 8 बांध बनाने का भी इंपॉर्टेंट मेन कारण ये था, क्योंकि इसके अंदर जब बारिश का समय होता है तब इसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, और बाढ़ आने की वजह से ये बंगाल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए इसके ऊपर 8 बांध बनाए गए हैं, ताकि इसके पानी को कंट्रोल में रखा जा सके। जिसके बाद हम बात करते हैं, और अगर हम जो दुनिया की अगर हम और बातें करते हैं, तो इनमें कि विश्व में सर्वाधिक शिप्रिकाई बनाने वाली नदी कोलोराडो नदी है, जो कि यूएसए में स्थित है। और अगर हम बात करें जो भारत में है, जो सबसे सर्वाधिक शिप्रिकाई बनाती है, वो नदी है एक प्रकार से दामोदर नदी। जिसके बाद बात करते हैं विश्व में सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना टेनिस नदी, जो कि यूएसए में ही स्थित है। और अगर हम बात करें हिंडन नदी, जो कि उद्गम है इसका हागंबरी पहाड़ी से, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में ही ये यमुना से संगम करती है। अगर हम बात करें सेगर नदी की, जो कि जिसका उद्गम अलीगढ़ से है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में ही यमुना से संगम करती है। और हम नेक्स्ट बात करें पुनपुन नदी, जो कि एक प्रकार से छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, और बिहार के फतुआ में गंगा में विलीन हो जाती है। जिसके बाद हमारे संसार की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी एक प्रकार से हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और जो भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आज हमने पढ़ा कि जिसमें कि जो अलग अलग जो हमारी रिवर्स हैं, और जो हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स है, या फिर एक प्रकार से जो हमारी जो मेनली अगर हम बात करें जो नॉर्थ इंडिया का हमारा पार्ट है, उसको एक प्रकार से कवर करने वाली रिवर्स हैं। और साथ ही में उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि हम बात करें गंगा, तो गंगा की भी सहायक नदियाँ हमने पढ़ी, जैसे यमुना, और किस प्रकार से गंगा का उद्गम होता है, और किस कौन कौन सी रिवर्स मिलके, कौन कौन सी रिवर स्ट्रीम्स मिलके एक प्रकार से गंगा का निर्माण करती है, और गंगा के अंदर कितने ग्लेशियर्स का पानी आता है, तो उसके बारे में भी आज हमने पढ़ा। और साथ ही में हमने पढ़ा कि जो ब्रह्मपुत्र है वो भी हम भारत में, या फिर जो तिब्बत से स्टार्ट होकर भारत में कहाँ कहाँ पे ये रहती है, और कौन कौन से स्टेट्स में ये बहती है, और किस प्रकार से, या फिर कितनी इसमें जो अलग अलग जो एक प्रकार से दाईं और बाईं तरफ से मिलने वाले ट्रिब्यूटरीज इसमें स्थित है। तो इसी के बारे में हमने आज पढ़ा, और हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, जो हमारा जो डेक्कन का प्लेट्यू है, या फिर जो हमारा सदर्न इंडिया है, या फिर जो हमारा साउथ इंडिया है, उसमें कौन कौन सी रिवर्स है, या मेन इंपॉर्टेंट रिवर, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो उनके बारे में हम सब कल या फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।